साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं जो सीईटी का एग्जाम, आपका 12th लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक पहले भी वीडियो हम इस पर बना चुके हैं सीईटी के लिए, जो इंडियन ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक वीडियो पहले हो चुकी है। उसके बाद अपने आगे से कंटिन्यू करते हैं जहां पर ये प्रश्न छोड़े थे। तो जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में हम प्रश्न कर रहे थे 130 प्रश्न, 130 नंबर प्रश्न तक हम कर चुके थे। इस प्रश्न तक हम कर चुके थे। इसके आगे हम चर्चा करते हैं। साथियों, ये राजस्थान ज्योग्राफी का हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें से आपका जो मेन टॉपिक है राजस्थान, भारत के भौतिक प्रदेश यानी कि पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, तटवर्तीय प्रदेश, इन सभी टॉपिकों से ये प्रश्न है साथियों। तो देखते हैं अपने प्रश्न। तो 131वां प्रश्न देखते हैं अपने, यहां तक अपने कर चुके थे। देखिए साथियों, प्रश्न है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है। तो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के अंदर है, हालांकि ये गुजरात से शुरू होकर और राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाती है, लेकिन मुख्य भाग इसका राजस्थान के अंदर है। लगभग 60% जो हिस्सा है इसका राजस्थान के अंदर है। तो इसकी अनुमानित आयु पूछी गई है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी पर्वतमालाओं में से न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। तो इसकी आयु पूछी गई है। तो साथियों, इसकी आयु है 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष ये पुरानी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वतमाला की चोटी है और ये राजस्थान के अंदर स्थित है। और साथियों, आप जानते होंगे कि गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित चोटी है, जो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है और राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है। 1722 मीटर ऊंचाई के साथ ही सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ राज्य पूछा गया है, तो राजस्थान राज्य है साथियों। बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो अभी जैसा कि बताया, जो अरावली पर्वतमाला है वो ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और यदि नवीनतम पर्वतमालाओं की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला भारत की सबसे नवीनतम युवा वलित पर्वतमाला है। तो यहाँ प्राचीनतम का पूछा गया है, तो साथियों प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक युगम सुमेलित नहीं है। तो साथियों, एक तरफ आपके कुछ पर्वत और पठार दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं राज्य। तो इनमें से सुमेलित नहीं है, वो पहचान करनी है। देखिए साथियों, पोटवार, कुमाऊं, हिमालय, ये पहला ही गलत हो गया। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि पोटवार का जो ये पठार है ये अरावली पर्वतमाला का भाग है, यानी इसका संबंध अरावली पर्वतमाला से और राजस्थान से है, कुमाऊं हिमालय से नहीं है। आगे देखिए, पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है, बिल्कुल सही है। पिछली कक्षा में आपको बताया गया था पीर पंजाल हिमालय पर्वतमाला की एक पर्वत श्रेणी है और ये लघु हिमालय का भाग है और ये जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणी है। K2 ये भारत की सर्वोच्च चोटी है जिसको गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, काराकोरम श्रेणी के अंदर है। पिछली कक्षा में आपको डिटेल में बताया था। और ये K2 काराकोरम श्रेणी के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। करेवा कश्मीर घाटी के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। तो सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा, पोटवार, कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न देखिए, जोशकर श्रेणी स्थित है। तो साथियों, जोशकर श्रेणी जैसा कि पिछली कक्षा में बताया गया है कि ये हिमालय पर्वतमाला की एक श्रेणी है। हिमालय पर्वतमालाओं की श्रेणियों को मैंने उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताया था, एक बार पुनः बता देता हूं। भारत के मानचित्र पर अपने इसको अच्छे से देखते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, अगर हम हिमालय पर्वतमाला की बात करें तो भारत में जो हिमालय पर्वतमाला है वो इस प्रकार फैला हुआ है। इस भाग में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। और हिमालय पर्वतमाला की पर्वत श्रेणियों की अगर अपने बात करें, पर्वत श्रेणियां, प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इस प्रकार हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में।
पहले काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, फिर जोस्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है और उसके बाद धौलाधर है। ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। मानचित्र में यदि हम देखें तो ये है काराकोरम, सबसे उत्तर ही उत्तर में। उसके बाद ये है लद्दाख, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है। लद्दाख के दक्षिण में है जोस्कर और जम्मू कश्मीर में है ये पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश में ये है धौलाधर। तो ये प्रमुख 5 पर्वत श्रेणियां हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में। जैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, जोस्कर श्रेणी स्थित है। तो यहां पर राज्य पूछे गए हैं। तो जोस्कर श्रेणी साथियों जो यहां पर जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में यदि आप देखेंगे तो पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ये रहा जोस्कर, और ये जोस्कर जो है लद्दाख जोस्कर दोनों ही लद्दाख के अंदर स्थित हैं। पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो भाग है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के द्वारा अलग हो चुके हैं। इस प्रकार ये भाग जम्मू कश्मीर है और ये भाग लद्दाख का है। यानी कि जो जोस्कर श्रेणी है वो कौन से भाग में है, लद्दाख के अंदर है। लेकिन प्रश्न में लद्दाख नहीं दिया गया है, ये पुराना संकलन है, तो इसमें जम्मू कश्मीर ही दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, लेकिन वास्तव में इसको ध्यान रखिएगा ये लद्दाख के अंदर स्थित है वर्तमान में, लद्दाख में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है। मोड़दार वास्तविक प्राचीनतम पूछा गया है, तो प्राचीनतम पहले ही बताया है, यहाँ अरावली पर्वतमाला ना कि भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, यहाँ पर युग पूछा गया साथियों, काल पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल में कालक्रमों के अनुसार घटनाओं को दर्शाया जाता है, तो यहाँ अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था, तो साथियों ये काल ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन, कैलिडोनियन युग में ये अरावली पर्वतमाला के निर्माण का काल है। और यदि इसका एक नाम और आता है प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग या कह सकते हैं कैलिडोनियन युग के अंदर अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अरावली श्रेणियों का निर्माण हुआ था, तो ये लगभग सेम ही प्रश्न दोहराया गया है, तो ऑप्शन बी होगा। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, तो अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है। देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, ये राजस्थान है और राजस्थान में इस प्रकार अरावली पर्वतमाला फैली हुई है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और चौड़ाई जो बढ़ती जाती है वो अरावली पर्वतमाला की वो इस प्रकार है। यानी उत्तर पूर्व में अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई कम है राजस्थान में, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई ज्यादा है। यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यदि हम बढ़ेंगे तो अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो यहाँ राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है। यह भी प्रश्न रिपीट हो गया, तो प्राचीनतम पर्वतमाला इनमें से अरावली पर्वतमाला है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ या श्रेणियां नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है। साथियों, नर्मदा और तापी नदियां जो कि मध्य प्रदेश से इनका उद्गम स्थल है, कौन सी पहाड़ियां हैं वो नर्मदा और तापी के बीच में स्थित है। तो पहले उत्तर बता देता हूं आपको, यहां पर जो सतपुड़ा श्रेणियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित हैं। यदि इसको अपने देखें किस प्रकार है, तो देखिए साथियों, इस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर 2 पर्वतमालाएं हैं, ये है विंध्याचल पर्वतमाला और ये है सतपुड़ा पर्वतमाला।
मध्य प्रदेश के अंदर है दोनों ही। और साथियों जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वतमाला से इस प्रकार बहते हुए महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में जाती है, ये है नर्मदा नदी। और यदि ताप्ती की बात करें तो ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलकर इस प्रकार जाकर अरब सागर में गिरेगी। तो यहां पर बात हो रही है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वतमाला है, तो ये जा रही नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी, तो इनके बीच में ये पर्वतमाला कौन सी है, तो साथियों ये पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वतमाला है। यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला है। या यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि नर्मदा नदी जो कि ये बह रही है ये किन दो पर्वतमालाओं के बीच में बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। लेकिन यहां पर पर्वतमाला पूछा गया है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित कौन सी पहाड़ियां हैं, तो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। साथियों पहाड़ियां दी गई हैं कुछ एक और दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। तो सतमाला की पहाड़ियां पहले आपको बता देता हूं यहाँ के कौन कौन से राज्यों में है। तो सतमाला की पहाड़ियां ये महाराष्ट्र की पहाड़ियां हैं, और जो कैमूर की पहाड़ियां हैं और पीर पंजाल श्रेणियां हैं और नागा की पहाड़ियां हैं। कैमूर की पहाड़ियां ये मध्य प्रदेश की पहाड़ियां हैं और पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के अंदर है, यानी कि हिमालय का भाग है। और नागा की पहाड़ियां हैं ये नागालैंड के अंदर है। तो यदि इसको दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछा गया है तो सबसे दक्षिण में साथियों यहां पर आएंगी जो सतमाला की पहाड़ियां हैं। सतमाला की पहाड़ियां क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद दूसरी है जो मध्य प्रदेश के अंदर है कैमूर की पहाड़ियां, और उसके बाद नागा पहाड़ियां आएंगी, उसके बाद पीर पंजाल आएंगी। मानचित्र में देख लीजिएगा तो मध्य प्रदेश के अंदर ये तो है सतमाला की पहाड़ियां। उसके बाद ये सतमाला की पहाड़ियां हैं और महाराष्ट्र में जो है, और मध्य प्रदेश में है कैमूर की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाती हैं ये कैमूर की पहाड़ियां। और उसके बाद नागालैंड के अंदर है, ये है नागालैंड, और नागालैंड में है नागा की पहाड़ियां। और यहाँ पर ये है पीर पंजाल जो पूछा गया था, जम्मू कश्मीर की हिमालय की पर्वत श्रेणी का भाग है। तो सबसे दक्षिण में कौन सी है, सतमाला, उसके बाद है कैमूर, उसके बाद है नागा, उसके बाद है पीर पंजाल, यानी कि ये क्रम होगा। तो यहां पर 1, 2, 4 और 3, और ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो ये पहाड़ियां दी गई हैं कि कौन सी पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो साथियों मांडव की जो पहाड़ियां हैं ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात की पहाड़ियां हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बाकी तीनों जो हैं ये महाराष्ट्र की पहाड़ियां हैं, जिसमें से सतमाला की पहाड़ियां अभी अपने ऊपर चर्चा की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पर्वतों के नाम दिए गए हैं, महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में पहचानना है साथियों। तो पहले राज्य बता देता हूं, महादेव की जो पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं, और सह्याद्री जो पर्वत है ये महाराष्ट्र का पर्वत है, यानी कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो दो पहाड़ियां मध्य प्रदेश में आ गई। तो इसमें इतना तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र दक्षिण में है और मध्य प्रदेश उत्तर में है। लेकिन इन दोनों में से उत्तर में कौन सी है और दक्षिण में कौन सी है साथियों, तो इसमें सबसे उत्तर में होगी महादेव और उसके बाद सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। इस प्रकार है मध्य प्रदेश में, पहले है ये महादेव की पहाड़ियां हैं और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा की पहाड़ियां। और साथियों मैंने आपको नदी वाले प्रश्न में बताया था कि ऊपर विंध्याचल पर्वतमाला है, दक्षिण में सतपुड़ा है। तो ये जो महादेव की पहाड़ियां हैं ये विंध्याचल का ही भाग हैं, विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है। तो ये उत्तर में है महादेव की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां दक्षिण में है।
और जो सह्याद्री है, तो सह्याद्री आप जानते हैं जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, तो ये सह्याद्री पर्वत है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे ऊपर महादेव होगा, फिर सतपुड़ा होगा, फिर सह्याद्री होगा। तो 1, 3 और 2, तो 1, 3 और 2 ऑप्शन सी में सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है, माउंट आबू निर्मित है, यहां पर अरावली पर्वतमाला का पर्वत है माउंट आबू सिरोही के अंदर, किससे निर्मित है? चट्टानें पूछी गई हैं, तो साथियों ये नीस की चट्टानों से निर्मित है माउंट आबू जो है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, चार्नोकाइट ये नहीं है, गलत है, ग्रेनाइट से गलत है, आगे ऑप्शन दिए गए हैं तीसरा नीस से, तो नीस इसका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन राइट उत्तर होगा। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अभी चर्चा हुई थी, महादेव जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित पहाड़ियां हैं, तो सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ियां भाग हैं, तो ये भी अभी अपने चर्चा की थी, महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं और विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है, सॉरी विंध्याचल नहीं, सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। साथियों इसमें सतपुड़ा नहीं होगा, सॉरी विंध्याचल पर्वतमाला ही होगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं, तो ये महादेव की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है, सतपुड़ा का नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो वैसे तो सबसे नवीनतम अगर भारत में देखें तो हिमालय पर्वतमाला है और सबसे प्राचीनतम वो है अरावली पर्वतमाला, लेकिन इनमें से पूछा गया है, तो इनमें से साथियों जो पटकोई श्रेणी है, पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। पालकोंडा, अजंता, कैमूर, इन सबसे नवीनतम पटकोई श्रेणी है। पटकोई श्रेणी कहां पर है? तो देखिए साथियों, भारत के उत्तर पूर्वी भाग जो है, यहां पर देश सीमा लगाता है म्यांमार, म्यांमार देश की सीमा लगती है, और म्यांमार और भारत की सीमा के बीच में यहां पर एक पर्वतमाला है, पटकोई ब्रूम की पहाड़ियां। इस प्रकार भारत और म्यांमार की सीमा पर पटकोई ब्रूम की पहाड़ियां हैं, और ये इनमें से सबसे नवीनतम पर्वतमाला है पटकोई ब्रूम की। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? सेम वही प्रश्न आ गया साथियों, जैसा कि पहले बताया था आपको, नर्मदा घाटी जो है वो किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा, यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला है और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से इस प्रकार नर्मदा नदी बहती है, और जो सतपुड़ा है यहां से तापी नदी निकलती है, यानी कि सतपुड़ा तो किसके बीच में है? नर्मदा और तापी के बीच में है, और नर्मदा किसके बीच में बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में बहती है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे देखिए, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा यानी मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है, तो सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो पहाड़ियां देख लेते हैं एक बार, और आपको स्थान बता देता हूं कहां कहां पर स्थित हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है तो खासी की पहाड़ियां हैं साथियों, ये मेघालय के अंदर है, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, उनमें से खासी पहाड़ियां। छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड का पठार है, और मैकाल जो पर्वत श्रेणी है ये छत्तीसगढ़ के अंदर पर्वत श्रेणी है मैकाल, और महादेव जो पर्वत है ये मध्य प्रदेश के अंदर पर्वत है, महादेव के पर्वतमाला। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो सबसे ज्यादा पश्चिम में इनमें से कौन सी है? तो सबसे ज्यादा पश्चिम में यदि हम देखेंगे तो साथियों सबसे ज्यादा पश्चिम में इनमें से मध्य प्रदेश वाली होगी, यानी कि महादेव की पहाड़ियां सबसे पश्चिम में है, यानी कि जिस ऑप्शन में पहले 4 नंबर आ जाएगा वो ऑप्शन सही उत्तर होगा, यानी ए ही ऑप्शन में 4 नंबर दिया गया है तो ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। महादेव जो है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद जो है वो
मेकाल है छत्तीसगढ़ में, फिर छोटा नागपुर है झारखंड में, और फिर खासी है मेघालय के अंदर। यानी 4 3 2 1 उल्टा क्रम है इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं, बताना है कौन सी पर्वत श्रृंखला एक राज्य के अंदर फैली हुई है। तो सतपुड़ा तो है साथियों, बता देता हूं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है ये, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में। और अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश तक है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। यानी 3 राज्यों में है अरावली पर्वतमाला भी। वो अलग बात है कि राजस्थान के अंदर 60% हिस्सा है इसका, यानी सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान में है। अजंता जो है, अजंता की पहाड़ियां, ये केवल महाराष्ट्र के अंदर है, एकमात्र महाराष्ट्र में स्थित पहाड़ियां हैं। और सह्याद्री की बात कर लें तो सह्याद्री, जैसा कि पहले ही बताया, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है। और पश्चिमी घाट शुरू होता है महाराष्ट्र से, कर्नाटक, कर्नाटक से केरल तक जाता है, गोवा केरल तक जाता है, तो कई सारे राज्यों में है। तो सह्याद्री महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल तक जाता है। तो एकमात्र जो एक राज्य में है वो है अजंता, ऑप्शन सी। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा स्पूट को सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दी गई है चोटियां पर्वतों की और दूसरी तरफ दिए गए हैं पर्वतों के नाम दिए गए हैं। कौन सी चोटी कौन से पर्वत का भाग है देख लेते हैं। तो दोद्दा बेटा जो है साथियों, ये नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी है जो पश्चिमी घाट का भाग है। त्रिशूल, त्रिशूल आप सभी जानते होंगे, हिमालय पर्वतमाला की चोटी है। माउंट आबू, माउंट आबू अरावली पर्वतमाला की चोटी है, माउंट आबू जो कि सबसे जो सिरोही के अंदर स्थित चोटी है। और अमरकंटक जो है, अमरकंटक मेकाल श्रेणी है, मेकाल श्रेणी यानी कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है ये मेकाल श्रेणी, जिसमें अमरकंटक चोटी है। तो इनका इस प्रकार होगा मिलान। तो दोदा बेटा नीलगिरी की चोटियां हैं और हिमालय पर्वतमाला की चोटी त्रिशूल है, माउंट आबू अरावली पर्वतमाला की है, अमरकंटक मेकाल की है। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ए का होगा 2 नंबर, बी का 1 नंबर, सी का 4 नंबर, डी का 3 नंबर, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी लगभग सेम है प्रश्न और इसमें कुछ 1-2 चोटियां अंतर हैं। देखिए, पर्वत शिखर दिए गए हैं और पर्वतमालाएं दी गई हैं। और दोदा बेटा जैसा कि बताया है, दोदा बेटा नीलगिरी की है, तो सामने ही है दोदा बेटा और नीलगिरी। और नंदा देवी ये अलग है साथियों, तो नंदा देवी जो है वो हिमालय पर्वतमाला ही है, सामने ही है, ये सेम ही होगा। नंदा देवी जो है हिमालय पर्वतमाला की चोटी है उत्तराखंड के अंदर। और अमरकंटक, अमरकंटक मेकाल पर्वत की है, अभी बताया था। और गुरु शिखर, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें होगा ए का 1 है, बी का 2 है। तो ए का 1, बी का 2, तो ऑप्शन सी। और सी का है 4 और डी का है 3, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, मिकिर की पहाड़ियां और जोस्कर पर्वतमाला उपयुक्त में से किस में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो वर्षा पूछा गया है कौन से पहाड़ियों पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं कि जोस्कर जो पर्वतमाला है ये वो पर्वतमाला है जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जम्मू की पहाड़ियां, जो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां हैं, वहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। मिकिर की पहाड़ियां साथियों ये असम के अंदर स्थित है, असम की पहाड़ियों, असम के में पहाड़ियां हैं जिसको मिकिर की पहाड़ियां कहा जाता है, यहां पर भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। जोस्कर पर्वतमाला में 100 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इसमें उत्तर होगा आपका, पूछा गया 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो 1 और 2, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जोस्कर पर्वतमाला में जो वर्षा कम क्यों होती है। देखिए साथियों, अगर जोस्कर पर्वतमाला की हम लोकेशन देखें तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर का भाग है और ये लद्दाख का भाग है। और लद्दाख में यहां पर है जोस्कर,
जोस्कर के ऊपर लद्दाख है और यहां पर काराकोरम है। ये जोस्कर है और ये लद्दाख है। साथियों, भारत के अगर वर्षा के वितरण को यदि हम देखें तो वर्षा वितरण में 3 ऐसे क्षेत्र आपको दिखाई देंगे जहां पर अति न्यून वर्षा होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। उसमें एक क्षेत्र तो आएगा आपका यहाँ पश्चिमी घाट का छाया क्षेत्र बनता है, वहां पर सबसे कम वर्षा है। एक आएगा राजस्थान के अंदर, राजस्थान का पश्चिमी भाग, ये अरावली पर्वतमाला का छाया क्षेत्र बनता है, छाया वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहाँ पर भी कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर और औसत वर्षा। और एक यहाँ पर बनेगा क्षेत्र, यहाँ पर भी कम वर्षा होती है। और एक क्षेत्र साथियों यहाँ पर बनता है लद्दाख के अंदर, ये क्षेत्र है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो इस कारण से जोस्कर वाला जो क्षेत्र है ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और यदि सीधा प्रश्न की बात करें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत के अंदर यदि हम सर्वाधिक वर्षा की बात करें, भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो साथियों सर्वाधिक वर्षा है, ये स्थान है मासिन राम। और मासिन राम जो कहां है, वो मेघालय के अंदर है, जहां पर लगभग 1120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा, ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में। और यदि सबसे कम की बात करें, सबसे कम वर्षा, तो साथियों सबसे कम वर्षा होती है इस लद्दाख के वाले क्षेत्र में ही। पर्टिकुलर स्थान की बात कर रही हैं तो लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, लद्दाख, यहां पर सबसे कम वर्षा होती है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये सबसे कम वर्षा वाला है, यहीं पर जोस्कर श्रेणी आती है। तो इसलिए अपना उत्तर होगा जोस्कर के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। दंडकारण्य अवस्थित है, दंडकारण्य स्थान है साथियों, ये स्थान छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। ये प्राचीन स्थल है, प्राचीन स्थल के रूप में जाना जाता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। और उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर दिया गया है बिहार, छोटा नागपुर का पठार, बिहार छोटा नागपुर का पठार सुमेलित नहीं है साथियों, वो देखना है अपने को। हाँ, तो बिहार में छोटा नागपुर के पठार का कुछ हिस्सा आता है, बिल्कुल साथियों आता है, तो ये भी सही है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मैदानी भाग है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर नदियां बहती हैं और मैदानी भाग आता है इसमें। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश बिल्कुल है महाराष्ट्र में। अभी आपको बताया था 3 ऐसे भाग हैं, भारत के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, और वो उनमें से एक है पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र, जहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। यानी जो अरब सागर से मानसून आता है वो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड में बरस जाता है, और पूर्वी साइड में जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश रहता है, ये सही है। और आंध्र प्रदेश मलनाड ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो साथियों मलनाड स्थान है ये कर्नाटक का स्थान है, कर्नाटक में है मलनाड, तो ये आंध्र प्रदेश में मलनाड नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। और कुछ 2-4 प्रश्न साथियों और देख लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर का पठार नहीं है? छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है साथियों। झारखंड तो सबसे ज्यादा हिस्सा आता है छोटा नागपुर के पठार का, बिहार में बिल्कुल कम हिस्सा आता है, यानी कि न के बराबर आता है। उड़ीसा के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा आता है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते, यानी सबसे बड़ा तो झारखंड में है। उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी कुछ कुछ हिस्सा आता है। बिहार में लगभग न के बराबर आता है, तो बिहार जो है वो छोटा नागपुर के पठार का भाग इनमें से नहीं है। वास्तव में अगर बात करें तो बिहार में भी कुछ हिस्सा आता है, लेकिन इनमें से चारों के चारों यदि देखें तो चारों में छोटा नागपुर के पठार का कुछ हिस्सा है। लेकिन अपने को जब ऐसी परिस्थिति हो, जब चारों ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हो, तो उसमें जो सर्वोत्तम उत्तर होगा वो ही चुनोगे। तो इसमें सबसे कम हिस्सा जिसमें होगा छोटा नागपुर के पठार का, सबसे कम हिस्सा जिस राज्य में होगा वो उत्तर अपना सर्वोत्तम उत्तर होगा। तो इसमें बिहार सर्वोत्तम उत्तर है। और तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई पूछा गया है, तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से साथियों 5 किलोमीटर यानी लगभग 5000 मीटर जो है वो ऊंचाई है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करनी है साथियों। तो गलत कथन में देखिएगा,
अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। जैसा कि पहले आपको 2-3 बार बता दिया, तो कथन बिल्कुल सत्य है। शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरांतशाही है, तो ये भी कथन साथियों सत्य है। शिलांग का पठार यानी मेघालय का पठार है, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। और विंध्याचल वलन पर्वत के उदाहरण है, ये कथन गलत है साथियों। विंध्याचल जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश की पर्वतमाला है, और ये वलित पर्वतमाला न होकर ये एक अवसादी पर्वतमाला है। अवसाद से निर्माण हुआ है इस विंध्याचल पर्वतमाला का। वलित पर्वतमाला वो होती है जो दो आपस में भूगर्भिक प्लेटों के टकराने से जिसका निर्माण होता है, तो ये इसका निर्माण वलन से यानी कि भूगर्भिक प्लेटों के टकराने से नहीं हुआ, तो ये एक अवसादी है। ये कथन गलत होगा, और अपने से यहां पर शायद एक ही कथन पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। राजमहल उच्च लावा निक्षेपों से संगठित है। राजमहल की पहाड़ियां यानी कि जो छत्तीसगढ़ की राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये उच्च लावा से निर्मित है। बिल्कुल साथियों, ज्वालामुखी के द्वारा लावा से निर्मित ये पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां, तो ये भी कथन सत्य है। तो आज के सेशन में साथियों इतना ही रहेगा। अपने जो अगले प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज लगभग हमारे 20-25-30 प्रश्न जो भी हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमने जो भी पिछली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनसे संकलन किया है इन प्रश्नों का, और उम्मीद है कि आने वाले सीईटी एग्जाम में इनमें से आपको काफी सहायता, इन प्रश्नों से जो काफी सहायता मिलेगी। और यदि आपको सीधा प्रश्न, हम ये नहीं कह रहे कि सीधा प्रश्न का प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि हम आपको प्रश्न एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। जो भी आंसर होता है उस आंसर को एक्सप्लेन करते हैं, और जो भी ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। और इससे संबंधित यदि इन प्रश्नों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने अगली क्लास में लेके आएंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।